हेलो एवरीवन, अब हम ओशियनोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर किसी ने भी जियोमॉर्फोलॉजी वाले लेक्चर नहीं लिए हैं तो प्लीज पहले आप उनको लेना, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ठीक से समझने के लिए उसको कंप्लीट सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब हम इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं ओशियनोग्राफी में? ओशन बॉटम रिलीफ, ओशन करंट, ओशन टाइड, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, टेम्परेचर ऑफ ओशन, कोरल रीफ। इसमें सबसे पहले इस लेक्चर में हम ओशन बॉटम रिलीफ को देखने वाले हैं। जो हमारी ओशनिक जो क्रस्ट होती है वही हमारी फंडामेंटल क्रस्ट होती है, क्योंकि उसी का सबसे पहले कोलिजन होता है। उसके मेल्टिंग के बाद जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका निर्माण होता है। अब ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन, इस वाले डायग्राम को आप ढंग से देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वाला जो पार्ट है वो उसे कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर इसमें क्या क्या रिसोर्सेस पाए जाते हैं उन पर हम अभी बात करने वाले हैं। और ये जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये वाला जो पार्ट होता है कॉन्टिनेंटल राइस। और यहाँ हमारा ये ओशन जो है फ्लोर स्टार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसे बोलते हैं, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है और ये कॉन्टिनेंटल राइस है। अब देखो रिसोर्सेज, ये याद रखना आप दिमाग में अपने, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसी की हम बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में 90% ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड फाउंड किसमें? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही पाया जाता है, जिसके एग्जाम्पल है बॉम्बे हाइव, गल्फ ऑफ कैम्बे, पर्शियन गल्फ, नॉर्दर्न सी, बैरेंट सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और नॉर्वेजियन सी। तो 90% जो पेट्रोलियम है वो कहाँ मिलता है हमें? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। देखो आपको पता होगा कि जिस तरह से जब कोयले के निर्माण के लिए जो डेंस फॉरेस्ट है उसका सबमर्जेंस होना जरूरी होता है, उसी तरीके से जो बायो ऑर्गेनिज्म है पेट्रोलियम के निर्माण के लिए, बायो ऑर्गेनिज्म का सबमर्जेंस होना बहुत जरूरी होता है, उसी से उसका पेट्रोलियम बनता है। तो इस तरीके से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। अब ये जो एग्जाम्पल है उसे आप इधर देखो कि ये कुछ जगह जो है कहाँ कहाँ पर है, उसमें से थोड़ी सी, जैसे यहाँ पर है पर्शियन गल्फ, साइड में कौन सी कंट्री है यहाँ पे? ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, इराक। ठीक है, तो आपको भी लोकेशन याद करते चलना है। मैपिंग वाला पार्ट आप करते रहे, स्टूडेंट एटलस उठाओ और लोकेशन को लोकेट करो। यहाँ पर क्या है? हमारी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। बैरेंट सी कहाँ पे है? रशिया वाला जो पार्ट है उसके यहाँ पे नॉर्थ में बैरेंट सी है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? सारी जगह ही पेट्रोलियम के जो रिजर्व है वो पाए जाते हैं। अब ये जो हमारा आर्कटिक वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस है वो पिघल रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू रशिया उसकी खुलने की संभावना है। अगर मान लो बर्फ जो है वो पिघल जाएगी तो यहाँ से जो न्यू सी रूट है यूरोप टू रशिया के लिए बन जाएगा। और फिर यहाँ पर भी क्या होगा? पोटेंशियल पेट्रोलियम रिजर्व, मतलब पेट्रोलियम रिजर्व की जो है संभावना यहाँ पर भी हमें मिल जाएगी। लेकिन जो आर्टिक ओशियन है उस पर ग्लोबल कॉमन्स, यानी किसी भी एक कंट्री का राइट नहीं है, यहाँ पर सभी कंट्री का राइट है। ठीक है, तो ये, और इसका आपको ग्लोबल, जब मेंस में अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट लिखना हो तो आप ये लिखकर आ सकते हो। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है और कैसे एक नया सी रूट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर सल्फर पाया जाता है, रेयरली फाउंड। जो सल्फर होता है वो लैंड पर रेयरली फाउंड होता है। अवेलेबल इन सी ड्यूरिंग मेराइन वोल्केनिज्म, कब अवेलेबल होता है? मेराइन वोल्केनिज्म, जब जो मेराइन में भी, जैसे आपको पता है हमने बताया था जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी, कि ओशन के अंदर भी जो वोल्केनिज्म है वो घटनाएं होती हैं, और जिसके एग्जाम्पल हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, रिच सोर्स ऑफ सल्फर। तो ये वाला जो पार्ट है वो रिच सोर्स क्या है? सल्फर के लिए जाना जाता है। रिसोर्सेज फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में और कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं? अब जब मैं यहाँ पर बोलती हूँ ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो आपके माइंड में ये वाला जो डायग्राम है वो आना चाहिए कि हाँ हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेसर के डिपॉजिट्स होते हैं। क्या होता है कि प्लेसर जो क्या होते हैं? प्लेसर जैसे हैवी जो मिनरल्स होते हैं, मेटल होते हैं, गोल्ड, डायमंड, ये सारी चीजें। तो क्या होता है, कैसे यहाँ पे प्लेसर के डिपॉजिट कैसे पाए जाते हैं? वेव एक्शन इरोड द बीच रॉक, जो वेव आती है उससे क्या होता है? वहां पे इरोजन होना यानी अपरदन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे सम स्टेबल मिनरल फ्रीड फ्रॉम द रॉक ड्यू टू वेदरिंग
तो जो मान लो अब आप छोटी सी चीज सोचो कि मान लो एक हार्ड रॉक है और सॉफ्ट रॉक है, तो जब इरोजन होगा तो जो हार्ड रॉक है वो तो वैसी ही रहेगी ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो लाइटर मटेरियल होता है वो तो रैपिडली मतलब बहुत जल्दी उनका इरोजन हो जाता है, जो भी लाइटर मटेरियल होते हैं, लेकिन जो हैवियर होते हैं वो इतनी जल्दी इरोड नहीं हो पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मिनरल्स ऑन शेल्फ, तो हैवी मिनरल्स का क्या होने लगता है, कंसंट्रेशन होने लगता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो कि मोनोजाइट सैंड सोर्स ऑफ थोरियम कहाँ पाया जाता है, केरला कोस्ट पर। गोल्ड कहाँ पर पाया जाता है, गोल्ड के डिपॉजिट अलास्का में। जिरकोन के ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में। डायमंड के साउथ अफ्रीका में। ये एग्जाम्पल हमने देख लिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या पाया जा रहा है। आपको बताया था मैंने कि जिस तरीके से लैंड पे बहुत सारे हमें स्थलाकृतियां देखने को मिलती है, उसी तरीके से ओशन में भी जो लैंडफॉर्म है कंपैरेटिवली लैंड की तुलना में ज्यादा जो डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म की वो हमें ओशन में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो जिस तरह से लैंड पर भी कैनियन का निर्माण होता है, जहां मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम बताया भी था, उसी तरीके से सबमरीन कैनियन भी बनते हैं। किस वजह से बनते हैं, जैसे कि जो रिवर होती है लाइक गंगा, इंडस, मिसिसिपी, यूकोन, कोंगो, तो इनकी वजह से सबमरीन कैनियन बनते हैं। आप सोचो जब कोई रिवर आ रही है तो अगर वो उसका वर्टिकल इरोजन होता है ओशन के अंदर भी, जिस वजह से ये सबमरीन कैनियन का जो लैंडफॉर्म है वो क्रिएट होता है। और आपको ये जानना होगा कि जैसे जो वाटरफॉल है लैंड पर, जिस तरीके से हमें वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से हमें ओशन में भी वाटरफॉल जो है वो देखने को मिलते हैं, जलप्रपात। और हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको ओशन के अंदर ही देखने को मिलता है, ना कि लैंड पर। जो कहां पर है, डेनमार्क स्टेट के पास है। ठीक है, डेनमार्क स्टेट के अंडर है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, देखो यहाँ पर मिड ओशनिक रिज है, ये ट्रेंच वाला पार्ट है, ये सी माउंट है, ये वोल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ पे सबमरीन कैनियन हमको आपको मैंने दिखाया। तो जितने ज्यादा लैंडफॉर्म हम लैंड पर देखते हैं उससे कहीं ज्यादा लैंडफॉर्म हमें ओशियन में भी देखने को मिलते हैं। अब कॉन्टिनेंटल सेल्फ में जो जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो बता दिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल राइस की। जो कॉन्टिनेंटल स्लोप स्लोप होता है, तो यहाँ पे तो क्या होता है कि जो ये आपको मैंने बताया कि इरोजन होने लगता है, जैसे यहाँ से भी जो वेव आती है उसकी वजह से यहाँ पे इरोजन होने लगता है, तो आपको वो जो लैंडफॉर्म है वो देखने को मिलता है। प्लस प्लेसर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कॉन्टिनेंटल राइस, ट्रांजिशन जोन बिटवीन कॉन्टिनेंटल ब्लॉक एंड ओशियनिक ब्लॉक। ठीक है, ट्रांजिशन जोन है किसके बीच में, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक के बीच में एंड ओशियनिक ब्लॉक के बीच में। ये देखो यहां पर आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कॉन्टिनेंटल राइस। यहां पर तो ये वाला ये जो पार्ट है ना, तो ये क्या है, ट्रांजिशन जोन है, ये ओशियनिक फ्लोर के बीच में और कॉन्टिनेंटल ये जो हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है उसके बीच में। तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन कॉन्टिनेंटल ब्लॉक एंड ओशियनिक ब्लॉक। एक चीज जो आपको याद रखनी है कि जो ये हमारी जो ट्रेंचेज होती है वहां पर हमें कॉन्टिनेंटल राइज जो है वो देखने को नहीं मिलता है। दे आर एब्सेंट नियर ट्रांचेज एज सबडक्शन नियर ट्रांचेस कंज्यूम द डिपोजिशन ऑफ कॉन्टिनेंटल राइस। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेंचेस के पास में कभी भी कॉन्टिनेंटल जो राइज है वो देखने को नहीं मिलेगा। इस वाले पार्ट में जैसे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ ट्रेंचेस की वजह से आपको कॉन्टिनेंटल राइस वाला पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यूएन क्लोज क्या है, ठीक है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये 1983 में इसका गठन किया गया था। 60 कंट्रीज ने उस टाइम पे इसको साइन किया था, लेकिन ये फोर्स में आया है 1993 में। क्या करता है ये, डिसाइड द मैरीटाइम बाउंड्री। जैसे आपको पता है कि ओशियन में जो है इतने सारे मिनरल्स रिसोर्सेस पाए जाते हैं, तो उस वजह से ये यूएन क्लोज जो है उसको बनाया गया। ये क्या करता है, डिसाइड करता है आपकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है, आपका जो राइट है ओशियन में वो कहां तक है। डीप सी माइनिंग, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है किंगस्टन जमैका में। क्या करता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखता है, और जो भी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होते हैं उसके सेटलमेंट में इसकी जो है भूमिका होती है।
अब आपको ये देखना है, प्रीलिम्स के लिए भी इस चीज को ध्यान रखना है। 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी की बाउंड्री होती है। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस जोन जो 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है और उसके बाद हाई सी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उस कंट्री का राइट होता है, अगर कोई और बाहर से यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ पर उस कंट्री की परमिशन लेनी होगी। और मान लो कोई स्मगलर है, यहाँ पर भाग गए, यहाँ पे छिप गए हैं, तो इस कंट्री को राइट है यहाँ पर नेवी को यहाँ पर जाने का, उनको देखने का, पकड़ने का। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपको फिशरीज करनी हो, ठीक है, टाइडल एनर्जी, तो उस पर आपका राइट होता है कंट्री का। लेकिन जो हाई सी होता है उस पर किसी एक कंट्री का राइट नहीं होता है, पूरी ह्यूमैनिटी का राइट उस पर होता है। इसलिए जब भी आप मान लो आपको यहाँ पर डीप सी माइनिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, यूएन क्लोज के पास जाओगे, वहां से परमिशन लोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे, और वो यहाँ पर चेक करेगी कि इससे कहीं जो मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी है उसको तो कोई हार्म है या नहीं है, तो वो सारी चीज चेक करती है। उसके बाद वो आपको लाइसेंस देती है। फिर अगर आप यहाँ पर डीप सी माइनिंग करते भी हो तो भी आपका उस पर पूरा राइट नहीं होता, उसका कुछ पोर्शन आपको इन्हें देना पड़ता है, और ये उस पोर्शन को अदर कंट्रीज में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। क्योंकि इस हाई सी पर सारी जो हमारी ह्यूमैनिटी है सबका राइट है, किसी एक कंट्री का राइट नहीं है। तो अब आपको ये वाला पार्ट मेंस में किस तरह से याद मतलब याद में रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि क्या होता है, जो कंट्रीज होती है उनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो चलते ही रहते हैं। इसलिए ये करंट अफेयर्स में भी बहुत ज्यादा चर्चा में आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर जब किसी भी कंट्री का अगर डिस्प्यूट होता है तो आपको ये चीजें यहाँ पर याद रखनी है। तो हमने इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है उसे कंप्लीट कर लिया है, ओशन बॉटम रिलीफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।